Welcome back students to another new class of Infinity Academy. Today we are going to start another new topic of your social science. So from today we are going to start the democratic politics of your syllabus, and today we are going to begin with chapter first, which is power sharing. What is power sharing? What does it means in response to the political scenario of many of the countries in the world? That all we are going to study in this chapter. Basically, this chapter deals with two countries. One is Belgium and another one is Sri Lanka. तो बेल्जियम में पावर शेयरिंग कैसे हुई थी, श्रीलंका में कैसे हुई थी, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, कैसे लोग वहाँ पे रहते थे, क्या एथनिक कॉम्पोजिशन था. These all things we are going to study in this chapter. And from today onwards, one more thing we are going to discuss in our classes, and that is what kind of questions are arising from this chapter. Whether it is a very short question, MCQ, whatever it would be coming in the exam, I would be setting an example कि this type of question could be asked. तो ये सब चीजें जो है हम क्लास में during studying देखते जाएंगे. ओके तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेल्जियम के साथ. तो ये जो मैप ड्रॉ करके रखा है बेल्जियम का, इससे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. तो बेल्जियम बेसिकली कहाँ पे है? बेल्जियम इज अ कंट्री इन यूरोप. ठीक है, तो यूरोप का एक इतना बड़ा कंट्री है जितना हमारी कंट्री का एक स्टेट है हरियाणा. यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ हरियाणा. तो हरियाणा का जितना साइज है उस साइज की यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम. अब 500 करोड़ हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन भी नहीं है बेल्जियम की, अराउंड 500 करोड़ समथिंग जो है इस कंट्री की पॉपुलेशन है. ठीक है, अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो कंट्री है बेल्जियम, इसके आसपास सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है. सो फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग, दीज 4 कंट्रीज सराउंड बेल्जियम फ्रॉम इट्स साइड्स. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कि बेल्जियम जो है, कौन कौन सी कंट्रीज है जो बेल्जियम को सराउंड करती है. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच इज यूजुअली आस्क्ड इन वन वर्ड. ठीक है, एमसीक्यू या वन वर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेम द सराउंडिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम. तो दे आर फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग. ओके, अब इसके बाद अब अनदर क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड फ्रॉम द मैप. ओके, कि एथनिक कॉम्पोजिशन, एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है बेल्जियम की. एथनिक से वहां पे रहने वाले जो लोग होते हैं, क्या रिलीजियस फॉलो करते हैं, क्या उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, वी रेफर एथनिक वर्ड फॉर दैट. ओके, तो एथनिक कॉम्पोजिशन, दिस इज अनदर क्वेश्चन व्हिच इज यूजुअली आस्क्ड. ठीक है, तो एथनिक कॉम्पोजिशन बेल्जियम का कैसा है वो अब हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रुसेल्स. तो ये जो पिंक शेडेड है दिस इज ब्रुसेल्स. इसके बाद नेक्स्ट है वैलोन एरिया. वैलोन एरिया ये देखिए. ठीक है, इसके बाद है फ्लेमिश एरिया, द येलो पोर्शन, एंड आफ्टर दैट जर्मन स्पीकिंग. सो दिस इज द जर्मन स्पीकिंग एरिया. अब फिर से हम देखते हैं कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब सबसे पहले बेल्जियम का पूरा मॉडल. ठीक है, अब बेल्जियम की अगर टोटली बात करें तो सबसे ज्यादा जो एरिया है पूरे एरिया में सबसे ज्यादा अगर जो लोग हैं वो है फ्लेमिश पीपल, दैट कॉन्स्टिट्यूट 59% पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम. अब फ्लेमिश पीपल कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच स्पीकिंग. ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर ओवरऑल अगर हम देखें बेल्जियम में सबसे ज्यादा लोग कौन से रहते हैं, तो यू शुड बी आंसरिंग कि एथनिक कॉम्पोजिशन इज around 59% people are living in Flemish regions and they are speaking Dutch language. Okay, इसके बाद आएगा 40% Walloon and these people are speaking French. तो majority कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? majority would be Dutch speaking. उसके बाद आएगी minority जो क्या होगी? French speaking. तो ethnic composition में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि majority Dutch speaking होगा पूरी कंट्री में, और माइनॉरिटी होगा कौन सा? फ्रेंच स्पीकिंग. ठीक है, 60%, 59% एंड 60%. ओके, अब 1% रिमेनिंग, 1% 8% और बचा है ना, 59 40 हो रहा है. तो जो 1% होगा वो होगा जर्मन स्पीकिंग.
ऐसे कई सारे लोग हैं जो जर्मनी से वहां रहते हैं, जर्मन जो भी कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं उनको फॉलो करते हैं, तो वो क्या कंप्राइज करेंगे 1%। तो ये क्या हो गया एथनिक कंपोजिशन, आप लिखेंगे 59%, डच स्पीकिंग 40%, फ्रेंच स्पीकिंग एंड 1% जर्मन स्पीकिंग। ये तीन चीजें आप लिखेंगे एथनिक कंपोजिशन में। इनके रीजन्स पे लिख दीजिएगा वैलोन, फ्लेमिश एंड जर्मन स्पीकिंग एरियाज। इसके बाद हम एक अनदर एस्पेक्ट देखेंगे यहाँ पे, वो है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है? कैपिटल सिटी है बेल्जियम का, ठीक है, ये एरिया जो है ब्रुसेल्स है। अब ब्रुसेल्स में पूरी कंट्री के कॉन्ट्रारी ऑपोजिट जो है एथनिक कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है। हमने कंट्री की एथनिक कॉम्पोजिशन देखी तो उसमें हमने देखा कि मेजॉरिटी डच लोग हैं जो 59% पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं। आफ्टर दैट 40% पीपल आर फॉर्मिंग द फ्रेंच पॉपुलेशन। पर इसका टोटली ऑपोजिट होता है ब्रुसेल्स में, क्योंकि वहां पे 80% ब्रुसेल्स में 80% लोग क्या है फ्रेंच स्पीकिंग है एंड 20% पीपल आर जर्मन स्पीकिंग। ओके, तो ये यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन हुआ। तो ये उल्टा हो गया। अब बेल्जियम में होता क्या था यूजुअली कि बेल्जियम में फ्रेंच माइनॉरिटी थी। अब ये माइनॉरिटी काफी रिच हुआ करती थी, ठीक है, जो भी बिजनेस ट्रेड्स जो कैरिड आउट होते थे वो सब ये जो फ्रेंच पॉपुलेशन है यही कैरिड आउट करता था। बट 1968 के बाद जो गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ इस तरीके से आई कि जो डच पीपल थे जो मेजॉरिटी फॉर्म करते थे पॉपुलेशन की, वहां पे क्या हुआ कि उनको आगे जो है आगे आने का मौका मिला, आगे एजुकेशन वाइज लिटरेचर वाइज उन्हें थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ावा मिला। तो उन लोगों ने भी क्या करा, अच्छा खासा वहाँ पे अपना जो भी उनके ट्रेडिशंस थे वो थे रिचुअल्स थे उनको फैलाने की कोशिश की। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, किसके बीच में? फ्रेंच लोगों के बीच में और डच लोगों के बीच में। कि फ्रेंच लोगों को लगता था कि अभी तक तो हम ही रिच थे, तो हमारी जो है सुप्रीम हमें जो है मेजॉरिटी यहाँ पे फॉर्म करनी चाहिए क्योंकि पावरफुल हम लोग हैं, रिच हम लोग हैं। और डच लोगों को जो है उनको ये लगता था कि नंबर वाइज तो हम ज्यादा है और अब हमारे पास भी पैसा है, फ्रेंच लोगों की जितना भले ही ना हो बट पैसा तो है, तो फिर ये लोग जो है रूल करने की कैसे सोच सकते हैं, गवर्नमेंट बनाने की कैसे सोच सकते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कुछ टाइम बाद अगर हम देखें 1950s से 60s तक कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, झगड़े देखने को मिले। किस बेसिस पे थे? एथनिक कॉम्पोजिशन के बेसिस पे जो ये झगड़े वहां पे फॉर्म हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे थे। तो इसको बेल्जियम ने कैसे सॉर्ट आउट करा ये हम देखेंगे, बट बिफोर दैट अब एक और केस कंसिडर करेंगे हम श्रीलंका का। ओके, अब हम श्रीलंका का केस कंसिडर कर रहे हैं। तो श्रीलंका की बात करते हैं तो बहुत न्यू वर्ड नहीं है श्रीलंका हमारे लिए, कई बार हम पढ़ चुके हैं, हमारे जो भी बुक्स है रिलीजियस बुक्स में है उसमें हमने लंका के बारे में कई बार जो है सुन के रखा है, ठीक है। तो श्रीलंका स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये चीज याद रखते हैं कि तमिलनाडु जो सदर्न कोस्ट है हमारी कंट्री का उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है श्रीलंका। और पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 2 करोड़ समथिंग जो है इस कंट्री की पॉपुलेशन है। इंडिया से कंपेयर करें श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस या इंडेक्स तो वो बहुत अच्छा है। इंडिया के कंपैरिजन इस कंट्री ने काफी अच्छा, जो कि बहुत छोटी है पर डेवलपमेंट उसने बहुत अच्छा करा। पर क्या चेंजेस आए कि इस छोटी सी कंट्री में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई जो थी सिविल वॉर। क्यों हुआ सिविल वॉर, ये सारी चीजें जो है अब हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले सेम यहाँ का भी रहेगा, एक चीज जो यहाँ पे पूछी जाएगी कि एथनिक कॉम्पोजिशन आपको श्रीलंका का भी याद रखना है, आपको एथनिक कॉम्पोजिशन बेल्जियम का भी याद रखना है और श्रीलंका का भी। बेल्जियम में 2 तरह के क्वेश्चन अभी तक हमने देखे कि सराउंडिंग कंट्रीज और उसके बाद एथनिक कॉम्पोजिशन। अब यहाँ पे सराउंडिंग कंट्रीज तो यूजुअली नहीं पूछा जाएगा क्योंकि पता है कि सदर्न एशिया में आता है, पर इसमें भी पूछा जाएगा कि एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है। तो अब इसकी हम एथनिक कॉम्पोजिशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि एथनिक कॉम्पोजिशन श्रीलंका की कैसी है। तो सबसे पहले श्रीलंका में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती है एंड दे आर कॉल्ड सिन्हालास। तो दे फॉर्म द सिन्हालिस कम्युनिटी दैट इज 74%। ओके, उसके बाद है श्रीलंकन तमिल्स। अब श्रीलंकन तमिल्स जो हैं 13% जो है पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं। श्रीलंकन तमिल्स के बाद इंडियन तमिल्स जो 5% पॉपुलेशन वहाँ की कंपोज करते हैं और उसके बाद आ जाता है रेस्ट मुस्लिम्स।
अब इसमें जो सिन्हालीज हैं उसके अंदर एक और पॉपुलेशन ग्रुप आता है जो क्रिश्चियनिटी का होता है। तो कई सारे सिन्हालीज ऐसे होते हैं जो क्रिश्चियनिटी भी प्रैक्टिस करते हैं। सेम गोज फॉर तमिल्स ऑल्सो, कई सारे ऐसे भी तमिल्स हैं जो मुस्लिम्स भी हैं और कुछ क्रिश्चियंस भी हैं। ठीक है, तो एथनिक कॉम्पोजिशन अगर आपसे श्रीलंका का पूछा जाएगा तो उसमें आप लिखेंगे कि मेजॉरिटी पीपल दैट इज 74% आर सिन्हालीज एंड द रेस्ट आर तमिल्स। तमिल्स में आप सब डिविजन लिखेंगे कि सम आर श्रीलंकन तमिल्स एंड द रेस्ट आर इंडियन तमिल्स। अभी इंडियन तमिल्स कौन है? तो ये इंडियन तमिल्स वो है जो इंडिपेंडेंस के पहले कई बार एज एन इंडेंचर्ड लेबर या किसी और वजह से श्रीलंका में गए और वहीं पर फिर जो है बस गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप यहाँ के एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ श्रीलंका में? अभी तक हमने देखा कि बेल्जियम में क्या था कि दो कम्युनिटीज़ थी, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, पावर शेयरिंग को लेकर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अब श्रीलंका में क्या हुआ? बुद्धिज्म था। ठीक है, अब बुद्धिज्म के हिसाब से तो फिर बिल्कुल पीस लविंग पॉपुलेशन कंपोज होनी चाहिए वहाँ की, और शांति से जो है सब लोगों को वहाँ पे रहना चाहिए। पर ऐसा यहाँ पे भी नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि जो 74% सिन्हालीज थे, अब श्रीलंका जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन के फॉर्म में इन द ईयर 1948 एमर्ज हुआ था। ठीक है, 1948 में इंडिया, 1947 में इंडिया को फॉर्मेशन हुआ था, 1948 में श्रीलंका बना था। अब श्रीलंका जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन के फॉर्म में एमर्ज हुआ था तो मैक्सिमम पॉपुलेशन सिन्हालीज थी। अब जो सिन्हालीज थे उन्होंने पावर जो है अपने हाथों में लेने की कोशिश की। उन्होंने क्या करा कि जितने भी ऑफिशियल पोस्ट थे, हायर पोस्ट थे, जो भी सिविल जॉब्स थी, जितने भी एडवांटेजेस जो मिलने चाहिए सब लोगों को इक्वली, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए किसके लिए रिजर्व करके रख लिए? जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे उन लोगों के लिए। धीरे धीरे ये चीज़ जो है थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। तो किसको टेंशन हुई इस चीज़ से? जो श्रीलंकन या इंडियन तमिल जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी उनके अंदर थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ कि अगर सारा पावर ये इक्वली अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो व्हाट वुड बी लेफ्ट विद अस? हम लोग क्या करेंगे? हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हम कहाँ पे जॉब करेंगे? मतलब हमारी भी कुछ ये रहती है कि आगे चल के हम किसी सिविल सर्वेंट, कहीं पे सिविल सर्वेंट बने, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बने, क्या हम सिर्फ यही जो दूसरे जो भी लेफ्ट ओवर जॉब्स होंगे उसी पे हम काम चलाएंगे? नहीं। तो कॉन्स्टेंटली जो है फिर उन्होंने क्या करा, 1956 के बाद देखा कि कोई सिनेरियो में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, जितने भी पावर है वो सब उन लोगों के पास जा रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा, कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्ट करते रहे और अपनी जो भी उनकी डिमांड्स थी वो सिन्हाला कम्युनिटी के सामने रखते गए कि जो भी हेड थे उनके सामने रखते गए कि ये हमारी डिमांड्स है, आप इन्हें पूरा कीजिए। उनकी जितनी भी डिमांड्स थी कॉन्स्टेंटली वो डिमांड्स क्या हुई? डिनाइड हुई। इन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड की कि एक काम कीजिए, आप हमें इधर यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, कुछ भी वो नहीं प्रोवाइड करवा सकते अकोमोडेशंस, तो आप एक काम कीजिए, आप हमें एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, ये उन्होंने कहा। तो गवर्नमेंट ने उसको भी डिनाई कर दिया कि नहीं, हम आपको कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें जो है चलती रही और कॉन्सिक्वेंटली क्या मिला, आगे चल के एक सिविल वॉर जो है ब्रोक आउट हुआ कंट्री में, जहाँ पे एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि श्रीलंका इंडिया से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसिस में काफ़ी आगे था, एक इतना अच्छा कंट्री, क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लोगों की जो सोच है वो इक्वल नहीं रही, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सिविल वॉर जो है ब्रोकआउट हुआ, जिसकी वजह से कई सारी जो लाइफ्स थी वो गई, लोग गए। तो ये सब क्या था? एक हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस था एक अच्छी डेवलप्ड कंट्री के लिए उस टाइम पर। तो ये दो जो है मॉडल्स हमने देखे, एक बेल्जियम का देखा केस कंसिडर करा, एक श्रीलंका का। हमने देखा कि श्रीलंका में जो भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने किसी भी तरीके से जो भी दूसरी कम्युनिटी थी उसकी कोई भी बात नहीं मानने के लिए सोच के रखे थे वो कि नहीं, हम बिल्कुल भी इनकी कोई भी जो भी डिमांड्स है वो नहीं सुनेंगे। अब इधर से एक नई चीज़ स्टार्ट होती है जो होती है मेजॉरिटेरियनिज्म। अब मेजॉरिटेरियनिज्म होता है मेजर, तो मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं वो किस तरीके से सारा पावर अपने हाथ में रखते हैं और किस तरीके से जितने भी इन्फ्लुएंशियल पोस्ट होती है उन सबको अपने पास में रखते हैं, दूसरों को जो है मिसट्रीट करते हैं,
वो एक तरह की ये प्रैक्टिस होती है। तो अनदर क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या है, और ये यूजुअली जो है ऐसे टाइप या लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस, या जो भी मेजॉरिटरिज्म से आप क्या समझते रहे, श्रीलंका का केस एक्सप्लेन कीजिए, इससे रिलेटेड रहेगा। तो मेजॉरिटरिज्म में आपको यही एक्सप्लेन करना है कि श्रीलंका कंट्री है, इस कंट्री में एथनिक कॉम्पोजिशन ऐसा ऐसा होता था, फिर क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उसने सारा पावर क्या करा, अपने हाथ में लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो पीस कंट्री का था, शांति जो कंट्री में मेंटेन थी, वो क्या हुई, डिस्टर्ब हुई। क्यों डिस्टर्ब हुई? क्योंकि जो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे, जो तमिल कम्युनिटी के लोग थे, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, जो इंडियन तमिल्स थे, अब आप मैप में देख लीजिए, सिन्हाला कम्युनिटी ये पूरे श्रीलंकन तमिल जी पिंक शेडेड, इंडियन तमिल्स जो ब्लू से मार्क किए हैं एंड जो ग्रीन से मार्क्ड हैं वो मुस्लिम्स हैं। तो इन सभी में क्या हुआ, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, एक सिविल वॉर ब्रोक हुआ। ठीक है, तो ये प्रोसेस है मेजॉरिटेरियनिज्म का। आज की डेट में भी अभी तक प्रॉपर जो है अगर हम देखें कुछ सॉर्ट आउट उसका निकला हो तो नहीं देखने को मिलता है। अभी भी कई जगह जो है कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे जो है छोटे मोटे चलते ही रहते हैं। हालांकि कई सारे कुछ सालों बाद गवर्नमेंट ने कई सारी जो बातें जो थी तमिल लीडर्स की, उनकी बातें एक्सेप्ट की, और फिर जो पहले था कि नहीं सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के लोग ही हायर पोस्ट पे बैठ सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है, ये जितने भी प्रोविजंस उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लोगों को प्रोवाइड करे थे वो धीरे धीरे वापस ले लिए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए। बट स्टिल छोटे छोटे जो केसेस जो है आज की डेट में भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये मेजॉरिटेरियनिज्म है, जो आप इसे पॉपुलेशन वाइज और किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ इस सब के फॉर्मेट में आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंसीडर द केस ऑफ बेल्जियम। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने एक अलग फिलॉसफी स्टार्ट की। उन्होंने सोचा कि भले ही नंबर जो भी एथनिक ग्रुप है, जो भी लोग हैं, वो किसी कम्युनिटी के ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के कम हो सकते हैं, पर इससे जो है कंट्री में जो भी पीस मेंटेन है वो डिस्टर्ब नहीं हो, ऐसा कोई जो है पाथ हमें यहाँ पे सोचना चाहिए। ठीक है, तो दे डिडंट फॉलो द पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो मेजर कम्युनिटी है, जो ज़्यादा लोग हैं जिस कम्युनिटी के, उनको सारा पावर दे दिया जाए, जो रिच लोग हैं उनको सारा पावर दे दिया जाए, ये चीज़ उनके माइंड में नहीं है। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो बेल्जियम में जो नई पॉलिसी अडॉप्ट की गई वो थी पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब इस पॉलिसी के हिसाब से बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 4 times इट वाज अमेंडेड in between the period of 1970 to 1993। इस ड्यूरेशन में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस वहाँ की गवर्नमेंट थी लेकर आए कि अगर ये वाली जो भी प्रिंसिपल्स हम लेकर आए हैं ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, सो वी शुड थिंक अबाउट दिस एंड वी शुड मेक सम चेंजेस इन दैट। अगर लगता है कि हाँ इस प्रिंसिपल की वजह से जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं, लोगों की जो भी सेंटिमेंट्स है वो हर्ट हो रहे हैं, तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस जो है लाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ें लिख दी गई है वो पत्थर की लकीर है कि इसमें अब कोई चेंजेस नहीं आ सकते, तो वो चीज़ हटाते हुए वो कुछ नए प्रिंसिपल्स लेके आए। अब इनके प्रिंसिपल्स क्या आते हैं, सबसे पहला जो प्रिंसिपल था इनका ये था कि जो भी गवर्नमेंट बनी उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स रहे। ठीक है, अब इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों ग्रुप के रहे, जैसे कि हम देख चुके हैं बेल्जियम के मॉडल में कि कितने लोग थे, फ्लेमिश पीपल, जो डच पीपल थे, डच स्पीकिंग पीपल थे, वो 59% थे। तो 59% के जो भी मेजर जो भी उन्होंने वो निकाला हुआ क्राइटेरिया कि इतने परसेंट लोग जो हैं इसमें से आने चाहिए, और जो वैलून में जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे इतने लोग जो है इस कम्युनिटी के आने चाहिए। मतलब कि किसी भी कम्युनिटी को ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ से कम लोग आए हैं, यहाँ से ज़्यादा लोग आए हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऐसा नहीं था। पॉपुलेशन के हिसाब से दोनों तरफ से जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों कम्युनिटी के लेकर आए। ठीक है, अब पूरे बेल्जियम में जो भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स वो लेकर आए उससे गवर्नमेंट फॉर्म हुई। ठीक है, अब गवर्नमेंट 2 लेवल्स पे फॉर्म हुई। ठीक है, अब ये 2 लेवल गवर्नमेंट कैसी थी, एक थी सेंट्रल या सेंटर और दूसरा था स्टेट। ठीक है, 2 लेवल गवर्नमेंट हुई, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट। अब जो ये स्टेट लेवल गवर्नमेंट थी इट वाज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इट वाज इंडिपेंडेंट मेकिंग हिज ओन या इट्स ओन डिसीजंस।
वो अगर उसे लगता है कि इस एरिया में इस तरह की चेंजेस आने चाहिए या यहाँ के लोगों की ये डिमांड से जो कुछ चेंजेस लाने से ही सेटिस्फाई या फुलफिल हो सकती है, सो द स्टेट गवर्नमेंट इज फ्री टू टेक सच एक्शंस। ठीक है, तो 2 लेवल गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। इसके बाद जो थर्ड चीज़ यहाँ पे हुई वो ये थी कि ब्रुसेल्स, ये सबसे ज़्यादा टेंशन वाला स्पॉट था, बिल्कुल जो इंडो पाक बॉर्डर होता है ना, सबसे ज़्यादा टेंशन वाला एरिया सेम ये था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पूरी कंट्री के कॉन्ट्रारी पॉपुलेशन रहती थी कि यहाँ पे फ्रेंच लोग ज़्यादा थे और जो डच स्पीकिंग लोग थे वो कम थे। तो यहाँ पे क्या करा, फ्रेंच लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ माइंड शो करते हुए दिखाया कि पूरी कंट्री में अगर ये लोग मान गए हैं कि फ्रेंच पीपल भी उतने रहेंगे, डच भी उतने रहेंगे, तो इस एरिया में हम भी मान जाते हैं। और उन्होंने एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स वाला प्रोसीजर इन ब्रुसेल्स। उन्होंने कहा ठीक है, अगर पूरी कंट्री में वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारी फ्रेंच माइनॉरिटी को इक्वल नंबर दे रहे हैं, तो ब्रुसेल्स में भी हम सेम प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। यहाँ पे भी जितने फ्रेंच लोग जाएंगे उतने ही डच कम्युनिटी के लोग भी आने चाहिए। तो थर्ड प्रिंसिपल ये हुआ। और फोर्थ प्रिंसिपल इनका ये था कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्मेशन। अब जो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्मेशन था ये क्या था? कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में क्या हुआ कि जितने इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आए फ्रॉम द डच, फ्रेंच एंड जर्मन ग्रुप, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट वेर एवर दे आर लिविंग इन द कंट्री, उस कंट्री में वो कहीं भी रह रहे हों, पर इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब वो विमेन हो सकती थी, कुछ ऐसा ग्रुप जो जिसे प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे हैं, अंडर प्रिविलेज ग्रुप है, तो इन लोगों के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई। इससे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे इंडिया में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं ऐसे लोगों के लिए, या अपन बात करें SC STs के लिए, OBCs के लिए कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है कि क्योंकि इन्हें प्रॉपर चांसेस नहीं मिलते हैं तो इन्हें आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट मिलना चाहिए। सेम प्रोसीजर जो होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट का होता है। यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स तीनों ग्रुप से आते हैं, ठीक है, डच से भी, फ्रेंच से भी और जर्मन स्पीकिंग लोगों से। तो इस तरीके से इन 4 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जो है एकोमोडेशन जो है बेल्जियम में एस्टैब्लिश किया गया था। सभी लोग जो है शांति से रह रहे थे, ठीक है। तो ये बेल्जियम का जो एकोमोडेशन मॉडल है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि किस तरीके से अलग अलग कम्युनिटी के लोग शांति से रह रहे। अब प्रॉपर पीस मेंटेन करना तो पॉसिबल नहीं है, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एक नॉर्मल केस अपन कंसिडर कर लेते हैं कि ऐसा एरिया ले लेते हैं हम, फ्लेमिश एरिया, डच स्पीकिंग एरिया लेते हैं। तो इस एरिया में स्कूल चल रहा है, ठीक है। अब उस स्कूल में क्या होता है कि कोई फ्रेंच फैमिली पढ़ने जा रही है, ठीक है। तो किसी फ्रेंच फैमिली का एक बच्चा जाता है, तो उसके पापा को ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो ये लोग डच बोल रहे हैं, मेरा बेटा फ्रेंच बोलता है, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते होते मेरा बेटा जो इसकी नेटिव लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, वो भूल जाए। तो वो अगर ये सोचे कि चलो एक काम करता हूँ, प्रिंसिपल से जाके बात करता हूँ कि आप यहाँ पे जो है डच स्पीकिंग बंद करवाइए, यहाँ पे फ्रेंच भी उतनी ही रखाइए जितना वो होता है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। एक और इसका इंडिया में अगर अपन इसका केस कंसिडर करते हैं कि एक ऐसे स्टेट में जाते हैं जहाँ पे जो भी उनकी नेटिव लैंग्वेज है वो ही बोली जाती है, उसके अलावा दूसरी कोई लैंग्वेज जो है फॉलो नहीं की जाती, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। इंडिया में आप किसी भी स्टेट में जाएं, आपको ऐसे लोग जो है हमेशा अवेलेबल मिलेंगे जो आपके लिए एज ए ट्रांसलेटर काम करेंगे, जिन्हें इंग्लिश का भी उतना नॉलेज होगा, जिन्हें हिंदी का भी उतना नॉलेज होगा। सो दे आर एबल टू कम्युनिकेट इन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस एंड अदर लैंग्वेजेस, ताकि कोई और एक्सटर्नल उस एरिया में जाता है तो वो कम्युनिकेट जो है इजीली कर सके। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखाते हुए बेल्जियम को एक रोल मॉडल बनाया। अब यूरोप में ढेर सारी कंट्रीज जो है अपना एक हेडक्वार्टर्स जो है बनाना चाहती थी कि कहाँ पे अपना हेडक्वार्टर्स जो है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, उसी तरह एक और कुछ यूरोप की कुछ कंट्रीज जो है अपना एक हेडक्वार्टर्स बनाना चाहती थी। तो उन्होंने पूरे यूरोप को छोड़ते हुए ब्रुसेल्स को जो है अपना हेडक्वार्टर सिलेक्ट किया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एकोमोडेशन का ये मॉडल, पर एग्जाम में इनके हिसाब से पूछा जाए तो ये 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हुए आप इसे बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में।
यूजुअली लॉन्ग आंसर में मेजॉरिटेरिज्म का पूरा प्रोसीजर पूछा जा सकता है, तो उसमें आप श्रीलंका के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, एथनिक कॉम्पोजिशन, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, टेंशन्स क्या हुए, सिविल वॉर क्यों ब्रोक आउट हुआ, ये चीज़ें 4-5 पॉइंट में आप अगर ये आंसर एक्सप्लेन कर देंगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट. Same goes with accommodation in Belgium. You would be asked to explain this 4 points and that would be sufficient. Ethnic composition आपसे पूछा जा सकता है, बेल्जियम का, श्रीलंका का, सराउंडिंग कंट्रीज आपसे पूछी जा सकती है. so far 5 to 6 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं. विद इन द लेक्चर 4-5 बार हम मेमोराइज भी कर चुके हैं, ताकि उसी टाइम सुनते सुनते टाइम ही दिमाग में बात जाती जाए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसे इसी टाइम पे मेमोराइज कर सकते हैं. अब ये जो चीज़ें हमने देखी, हमने क्या देखा यहाँ पे, पावर शेयरिंग. ठीक है, अब पावर शेयरिंग हमने एक पॉजिटिव वे में देखी, एक नेगेटिव वे में देखी. नेगेटिव वे में हमने मेजॉरिटेरियनिज्म का फैक्टर देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा था, सिंगल हैंड्स में जो है पावर रोक लिया गया था कि हाँ यहाँ पे ही रहेगा, पावर एक्यूमुलेटेड रहेगा इन सुप्रीम हैंड्स. दूसरा प्रोसीजर हमने देखा एकोमोडेशन का, कि क्या हुआ, डिविजन हो गया कि सबके पास इतना इतना पावर होना चाहिए. यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम पावर डिवाइड करते हैं, इक्वल पावर डिवाइड कर रहे हैं, तो ये नहीं हो रहा है कि पावर कम नहीं हो रहा है. एक इंसान के पास अगर पावर रहता है तो पावर जो है ज़्यादा रहता है, किसी के पास कम, किसी के पास वो. तो ये एक तरह का डिलीमा है. ठीक है, इसके लिए आप कोई सिंगल जो है मेंटालिटी वो नहीं फॉर्म कर सकते हो कि ये सही है या ये गलत है. यहाँ पे क्या होता है कि फॉर दैट मोमेंट आपको एज एन इंडिविजुअल न सोचते हुए किसके बारे में सोचना पड़ता है, कंट्री के बारे में, कि फॉर द कंट्रीज पीस व्हाट इज नेसेसरी. सेम गोज फॉर इंडिया, कि इंडिया में भी इतने सारे जो लोग हैं वो किस बेसिस पे रह रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के किस बेसिस पे रह रहे हैं, क्या जो है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या उनको इंश्योर कर रहा है कि हाँ आप सेफ्टी से यहाँ रह सकते हो. तो सेम यहाँ पे भी है कि रिलीजन इज नथिंग इज अबव कंट्री. भले ही वो रिलीजन हो चाहे कुछ भी हो, देश से ऊपर कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो अभी हमने ये 2 चीज़ें देखी. अब पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, ये सब अब हम इसके बाद देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 4-5 क्वेश्चंस देखे हैं जो 1 वर्ड या लॉन्ग आंसर में आपसे पूछे जा सकते हैं. एथनिक कॉम्पोजिशन, मेजॉरिटेरिज्म और एकोमोडेशन. ठीक है, सराउंडिंग कंट्रीज. अब एक और क्वेश्चन है जो आपसे यूजुअली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. पावर शेयरिंग सबसे ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, या इसी के लोग क्यों जो है एक्सपेक्टेशंस रखते हैं व्हाइल फॉर्मिंग अ कंट्री. ठीक है, तो 2 रीजंस हैं इसके. इन दोनों को अगर आपसे डिपेंड करता है कि आपसे कितने मार्क्स की क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, उसके बेसिस पे आप आज का आंसर लिख सकते हैं. आप उसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. अब सबसे पहले कंट्री को ही देखते हैं. अलग अलग लिंग्विस्टिक लोग रह रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं, अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं उनके. ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहती है कि ये लोग क्या होंगे, कहीं ना कहीं आगे आके इनमें जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, टकराव जो होंगे. तो पावर अगर शेयर कर दिया कि आपके पास भी इतना पावर है, आपके पास भी इतना पावर है, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको जो है स्मूथली आगे गवर्नमेंट को लेके जाना है या आपको अभी भी वहीं पे बैठ के जो है झगड़ा करना है, ये आपके ऊपर है. ठीक है, तो ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो देखते हैं कि पॉसिबिलिटी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स की, अगर पावर शेयर, सबको ये रहेगा कि हाँ हमारे पास भी इतना पावर है, उनके पास भी इतना पावर है, तो क्या होगा, चांसेस कम होंगे कि हाँ अब झगड़ा जो है कम हो सकता है. बट यहाँ पे अगर ये सोच आ गई कि नहीं उनको इतना पावर मिला है, उनको इतना पावर क्यों मिला है, हमें उनसे ज़्यादा पावर मिलना चाहिए, उनको हमसे नीचे रहना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे से फिर से क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये क्या हो गया, एक प्रूडेंशियल रीजन हो गया कि हाँ भाई ज़रूरी है पावर शेयर करना, ताकि लोगों के बीच में कहीं भी ये फीलिंग ना आए कि उनके पास ज़्यादा पावर है, हमारे पास कम पावर है, तो वो कहीं ना कहीं अपने ज़्यादा पावर्स का गलत वे में जो है यूज़ ना करें. ठीक है, तो और जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म होगी. लोगों के अंदर ये टेंशन नहीं होगा कि गवर्नमेंट में बैठे जो लोग हैं वो गलत वे में अपने पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं और लोगों को जो है लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या गलत वे में उनका यूज़ करवा रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप इस तरीके से इसे एक्सप्लेन करेंगे. अनदर पॉइंट इज पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी बाय डेफिनेशन एज वी नो कि इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. तो बेसिकली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, पीपल.
आम जनता, लोग, ठीक है। तो वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग होता है कि लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, ना कि, और लोग में मतलब सब लोग, ये नहीं कि एक या कुछ बंच ऑफ पीपल ही जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें वहाँ पे, कि नहीं वी आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, वी आर मेकिंग द लेजिस्लेचर, जुडिशरी, सब कुछ हमारे हाथों में, हम अपने हिसाब से जो है चीज़ें करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो वो क्या कहलाएगा? डिक्टेटरशिप, जो क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का। क्यों? क्योंकि लोगों को जो है चांस मिलता है यहाँ पे आगे आने का और बोलने का, अपने हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्म करने का, गवर्नमेंट में कुछ गलत लगता है तो उसे चेंज करने का, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? एक मोरल वैल्यू हो जाता है। तो पावर शेयरिंग के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक प्रूडेंशियल एंड एक मोरल। प्रूडेंशियल में आ जाएगा कि जो भी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होगी वो स्टेबल होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स के जो भी लड़ाई झगड़े या दंगों के जो भी चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग जो है स्टेबल हो जाएंगे, वो अपना जो भी उनका जोन होगा उसमें क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे कि हाँ ये हमारा कंफर्ट जोन है, हमें क्या मिल रहा है, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो हमें मिल रही है, एक अच्छी जॉब मिल रही है, सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर मिल रहा है, दिस इज सफिशिएंट फॉर अस टू लीव, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जितने भी लोग हैं, इधर दे आर रिच, इधर दे आर पुअर, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, उन सबको चांस मिलेगा कि हाँ आप आइए, गवर्नमेंट बनाइए, गवर्नमेंट का पार्ट बनिए। इसलिए पावर शेयरिंग जो है डिज़ायरेबल है। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अगर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उनका ये वो रहता है मानना कि पावर शेयरिंग हमारी कंट्री में हो। अब पावर शेयरिंग के और भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं, वो अब हम इसके बाद में देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, उसके हमने दो रीजंस देखे, प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। अब इसे हम 4 पॉइंट्स में फिर से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इसे लिखा जा सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले है पावर शेयरिंग के फॉर्म्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों आया, ठीक है। अब जो ये डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सब चीजें बहुत बाद में आई। पहले क्या होता था, लोगों की सोच क्या होती थी, ये रहता था कि जो भी पावर है वो एक्यूमुलेटेड रहे, सिंगल हैंड्स में रहे, कि ताकि अपने हिसाब से जो भी काम करवाने हो वो करवा लिए जा सके। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ मैन का, और उसको क्या लगा कि नहीं, जितने भी लोग हैं वर्ल्ड में, जितने भी इंसान रहते हैं वो सब इक्वल हैं, ठीक है। ये नहीं है कि इसको ज्यादा पावर मिलना चाहिए, या बाय बर्थ किसी को जो है कुछ जो स्पेशल, पहले किंग को जो पावर्स मिलते थे, इस तरह के जो प्रोसीजर्स पहले फॉलो किए जाते थे, दे शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड एनी मोर। सबको जो है इक्वल चांस मिलना चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने का, जो भी उनकी बातें हैं उनको आगे रखने का, गलत हो सही हो बट एक चांस तो मिलना चाहिए, ये था, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर एक नया कंसेप्ट आया कि डेमोक्रेसी, लोगों का रूल आना चाहिए, सेल्फ रूल आना चाहिए, सेल्फ गवर्नेंस आना चाहिए। ये चीज आते आते फिर उसके बाद जो है नई चीज आई, वो है पावर शेयरिंग, ठीक है। अब क्या है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग? तो फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिविजन ऑफ पावर। अब हॉरिजॉन्टल डिविजन ऑफ पावर में क्या होगा, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होगी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम बेल्जियम में भी देख चुके हैं और हमारी खुद की कंट्री इंडिया में भी देखते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होती है, लेजिस्लेटिव होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, जुडिशरी होती है। तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, सब अपने हिसाब से काम करते हैं। जिसको जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे ये काम गलत हो रहा है, वो जो है पॉइंट आउट कर देता है मिस्टेक की, आपकी जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसने ये मिस्टेक करी है, आपने जो भी एक्शन लिया है, जो भी प्रपोजल दिया है, जो भी ड्राफ्ट दिया है वो गलत है, ठीक है। ये सब क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है अपना काम करने के लिए, ठीक है, किसी और का काम रुकवाने के लिए नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, एक और चीज जो इसी में आएगी वो चेक इन बैलेंस सिस्टम। अभी चेक इन बैलेंस सिस्टम क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे इसमें जुडिशरी का, ठीक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी कोई भी जज है, ठीक। अब ये जज को अपॉइंट करने वाले कौन होंगे, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, अपॉइंट ये लोग करेंगे। पर क्या होगा, जज जब वो बन जाएंगे तो वो नजर किस पे रखेंगे, एग्जीक्यूटिव पे जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी, लेजिस्लेचर पे जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज करेंगे अपने पावर्स इस वे में कि जो भी काम कर रहे हैं
वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, जो भी कानून बना है देश का उसके हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये होता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम की, सब एक दूसरे पे नजर भी रखे होते हैं और एक बैलेंस बनाए होते हैं कि जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। जितने भी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस देता है कि इनको ये एडवांटेजेस मिलने चाहिए, इनको ये चीजें मिलनी चाहिए, ये बेसिक नीड्स है, ये जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो सबको बराबरी से मिल रहे हैं कि नहीं। दैट इज अबाउट चेक एंड बैलेंस सिस्टम एंड दैट चेक एंड बैलेंस सिस्टम इज मेंटेन्ड बाय दिस 3 यूनिट्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो है तो इंडिपेंडेंट अपने काम के लिए पर तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, जिसपे ये 3 ग्रुप्स जो है आपको लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट आप मेंटेन करें, फर्स्ट पॉइंट जो है आप मेंशन करेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर जो है क्या है, फॉर्म है पावर शेयरिंग का। इसमें ये 3 चीजें होती हैं, ये तीनों अपने हिसाब से काम करते हैं। एक्सप्लेन, जज का एग्जांपल लेके आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसके बाद आएगा फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में हम अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे, सेम 2 चीजें आएंगी कि सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट। ये 2 फॉर्म्स रहेंगे गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इंडिपेंडेंट रहेगी अपने डिसीजंस लेने के लिए अपने एरिया में। उसको लगता है कि इन चीजों पे टैक्स रिलैक्सेशन होना चाहिए मेरे स्टेट में, मेरे एरिया में, तो वो उन चीजों को रख सकती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एक केस कंसिडर कर सकते हैं कि लिकर, जो शराब है, हमारी कंट्री में ऐसे कुछ स्टेट है जो वहां पे बैन है, उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि इससे जो है मेरे स्टेट में जो है माहौल खराब होगा, तो ये चीज जो है मेरे स्टेट में बैन होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट के, वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी कुछ सोच है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी वो चीज नहीं रखी है कि आप कंपल्शन रखिए कि नहीं आपके स्टेट में लिकर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप इस चीज के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट है। पर क्या कुछ स्टेट्स को क्या लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट हमारे स्टेट में अच्छा खासा जो है रेवेन्यू जो है इनकी जो शॉप्स होती है जनरेट करके देती है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट 2 टाइप की गवर्नमेंट हो गई, दोनों इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से अपने काम जो है अपने अपने एरियाज, अपने अपने रेस्पेक्टिव एरियाज में वो कैरिड आउट करवा सकते हैं। थर्ड हो जाएगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट अगेन अलग अलग रिलीजन या विमेन्स की बात करें या बैकवर्ड क्लासेस के जो ग्रुप्स हैं उनकी बात करें तो उनके राइट्स को कौन देखने वाला है कि उनके लिए जो भी काम हो रहा है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए जो भी मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं वो ठीक तरीके से उन तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, उसके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुई। ठीक है, अब इसमें ही जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फिर जो रिजर्वेशन है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है कि हाँ ये सारे अपलिफ्टमेंट जो है लोगों को मिल रहे हैं। विमेन की भी इसमें बात होगी, सोशली बैकवर्ड क्लासेस की इनमें बात होगी, माइनॉरिटीज की इसमें बात हो जाएगी। ठीक, इसके बाद द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो लोगों की होगी। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट बनती है वो ठीक तरीके से पावर में आने के बाद वो ठीक तरीके से काम कर रही है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग पॉलिसी, दूसरे लोग की तरीके से जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे, क्या उसके आउटकम्स रहेंगे, ये सारी चीजें जो हैं इस 4 पॉइंट में कवर होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक सिंगल गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया क्या है एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक सिंगल पार्टी जो है सही तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती, इतने वोट्स उसके पास नहीं आते हैं कि वो अकेले जो है गवर्नमेंट रन कर सके। तो ये लोग क्या करते हैं, दो पार्टीज मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं। ठीक है, जिसमें 2 गवर्नमेंट्स जो है साथ में मिलकर काम करती हैं। तो ये एक वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी हो जाएगा कि हाँ लोगों को लगेगा कि ये लोग भी साथ में हैं, ये लोग भी साथ में हैं, तो मिलके कुछ जो भी काम करेंगे वो एक अच्छा काम जो है करेंगे। तो गवर्नमेंट के लिए भी क्या हो जाता है, एक अच्छी तरीके का जो है एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि हाँ दोनों साथ में, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस चेक करके रखेंगे। और किसी को भी लगता है कि जो भी साथ में काम करने वाला है वो सही काम नहीं कर रहा है, तो वो बैक स्टेप लेके बोल सकता है कि मैं सरकार गिरा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का भी केस यहाँ पे इसमें आ जाएगा। आप लोगों की बुक में 2 कार्टून्स भी हैं, क्योंकि अब इस बार से जो है कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट कार्टून एक जीप वाला है, एक कार से रिलेटेड है। तो वो कार क्या रिप्रेजेंट करता है, उसमें 2 जो टायर्स हैं, 2 जर्मनी से रिलेटेड है वो कार्टून। ठीक है, तो सबसे पहले इन केस एग्जाम में आए तो आप उसे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे दैट द कार्टून इज रिलेटेड टू जर्मनीज गवर्नमेंट। अब जर्मनी में अभी तक कोई भी पार्टी जो है मेजॉरिटी से इलेक्शंस नहीं जीती है। तो 2 मेजर पार्टीज हैं, दोनों मेजर पार्टीज कभी भी इलेक्शन में मेजॉरिटी से विक्ट्री उनको नहीं मिली है। तो दोनों पार्टीज क्या होती हैं,
ये फोर्थ पॉइंट जो पावर शेयरिंग का है वो देखने को मिलता है वहां पे कि दोनों पार्टीज ने अभी तक क्या करा है, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है। और जैसे कि हम जानते हैं कि गाड़ी एक भी अगर उसका टायर निकल जाए तो आगे नहीं चल सकती, तो सेम उन्होंने इस तरीके से गवर्नमेंट बनाई कि एक व्हीकल टाइप उसे आप उसे कंसिडर कीजिए कि, और जो पार्टीज है वो उस व्हीकल के क्या है, टायर्स है, एक भी निकाल दोगे तो वो आगे जो है रन नहीं कर पाएगी। तो इसी तरह वो गवर्नमेंट सब अगर चार पार्टीज जो है बराबर तरीके से फंक्शन नहीं करेंगी तो गवर्नमेंट आगे रन नहीं कर पाएगी। एक कार्टून ये है, दूसरा कार्टून है आपकी बुक में, उसमें रशिया और अमेरिका के वो दिखाए हैं, तो उसमें एक व्लादिमीर पुतिन है और जॉर्ज बुश हैं। तो वो कार्टून किससे रिलेटेड है कि रशिया में कुछ टाइम पहले कैसी प्रिंसिपल आए थे कि जो प्रेसिडेंट हैं उनके जो पावर्स हैं वो थोड़े अनलिमिटेड करने चाहिए, बढ़ा देने चाहिए। तो पुतिन जो है उनसे किससे बोल रहे हैं, बुश से, कि ये जो चीज चल रही है ये मेंटेन रहनी चाहिए, जो पावर्स है वो कहाँ पे आ जाने चाहिए, फिर से हाथों में जो है कुछ सिलेक्टेड हाथों में जो है रिजर्व रहने चाहिए। लोगों के पास है वो ठीक है, पर कुछ स्पेशल पावर्स ऐसे होने चाहिए जो हमारे पास भी रहे, ताकि इन एन इमरजेंसी टाइम या फिर इन नीडेड टाइम हम उन्हें इजीली एक्सरसाइज कर सके। तो इस चैप्टर से रिलेटेड दो कार्टून है, दोनों मैंने बता दिए, एक जर्मनी का है, एक रशिया और अमेरिका का है, जिसमें दोनों कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट्स हैं, वो मेंशन है। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें ये 4 पॉइंट्स, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, फेडरल गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, वे स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये 4 चीजें जो हैं आप एक्सप्लेन कर देंगे तो ये आपका एक आंसर फॉर्म हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द चैप्टर पावर शेयरिंग। इससे रिलेटेड कई बार आपसे 1 वर्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, कार्टून्स और इस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चंस और आंसर्स जो हैं पूछे जा सकते हैं। एथनिक कॉम्पोजिशन, सराउंडिंग नेशंस, मेजॉरिटेरियनिज्म, accommodation model of Belgium, why power sharing is desirable and what are the forms of power sharing। इतने क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो this all we have done in this class. In the next class we are going to start with the next chapter of your textbooks. Thank you.